नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 4 धाम यात्रा, मानसखंड मंदिर माला मिशन, कैंची धाम और पूर्णगिरी में विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 4 धाम यात्रा मार्गों, राज्य के तीर्थ तन और वहीं पर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पार्किंग और मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव आवास विभाग को भेजे जाएं। साथ ही 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया है और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। तरह से व्यवस्थित हो गई है और जो लोग वहाँ पर काफी दिनों से थे, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद था, लेकिन धामों में अभी स्थितियां बन गई तो उन सभी लोगों को दर्शन के लिए ऊपर भेज दिया गया। आज जो लोग हैं उनको भी भेज दिया जाएगा और यात्रा अभी पूरी तरह से व्यवस्थित है, ठीक प्रकार से चल रही है। और अभी तक यात्रा में पिछले साल की तुलना में 10 दुगने लोग आ चुके हैं। लगभग 12 लाख के से भी ज्यादा लोगों ने 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अभी तक दर्शन कर लिए और अब आगे यात्रा सुचारू रूप से चल। 4 धाम यात्रा का पहला पखवाड़ा पूरा हो चुका है और इस पखवाड़े में यात्रियों की संख्या पिछले साल से मुकाबले लगभग दोगुनी दर्ज की गई और दिन ब दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग यात्रियों से लगातार अपील कर रहा है कि पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए बदलते मौसम के हिसाब से अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। इसके अलावा यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग में बने पॉइंट्स पर मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं ताकि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जो है उनसे बचा जा सके। मेरा बाहर से आने वाले यात्रियों से ये खासकर 50 वर्ष से जो ऊपर हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, वो एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें, अपनी ज़रूरी मेडिसिन लेके आएँ, गर्म कपड़े वहाँ से लाएं और थोड़ा सा व्यायाम की आदत डाल के लाएं। अगर उन्हें पैदल रास्ते में जाना है, हड़बड़ी में यात्रा न करें और यात्रा के दौरान भूखे पेट यात्रा न करें और कोई भी परेशानी होने पर हमारे निकटतम स्वास्थ्य इकाई पर। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कोर्ट की ओर से 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद चमोली से भी कई वादी ऐसे होंगे जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित होंगे और उनके लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा एक ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा जिसमें सरलता से उनके मामलों का निस्तारण हो सकता है। उन्होंने अपील की है कि जनपद चमोली में अगर कोई भी वादी ऐसा है जिनका कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है और लंबे समय से चल रहा है, तो उसके निस्तारण के लिए अपने मामले को लेकर जिला न्यायालय गोपेश्वर में पहुंचकर विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचकर जानकारी दे सकें, जिसके बाद कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, जहां पर मामले का निस्तारण होगा। विधिक रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत जो आयोजित की जा रही है वो दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस मामले में जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको सुलह समझौते के आधार पर उनका निस्तारण किया जा सकता है। इस संबंध में जो पक्षकार है और पक्षकारों को जो है, जैसे जनपद चमोली में जो भी लोग हैं और उनके सर्वोच्च न्यायालय में केसेस किसी उसमें लंबित हैं, तो वो अपने केसों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकता है। वो जो इस संबंध में कोई भी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपेश्वर चमोली में पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है और इस संबंध में हम उनको जो है जानकारी देंगे कि वो किन केसेस के लिए सुलह समझौते के आधार पर अपना निपटारा कर सकते हैं।
चारधाम यात्रा को शुरू हुए अब 16 दिन बीत चुके हैं। वहीं पर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का दावा कर रही थी। वहीं पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। वहीं पर चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले यहां पर कांग्रेस भाजपा सरकार पर चारधाम में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में ये यात्रा चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है। वहीं पर चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालु अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, लेकिन यहाँ से कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए लौट जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए सही बात नहीं है। वहीं पर सरकार सिर्फ बातें बना रही है, धरातल पर काम नहीं दिख रहा। तो बड़े रुकिए क्यों भाई, ये करते हैं तो वो समय के साथ साथ यात्राओं की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हर साल के फेलियर के बाद भी उस ओर को ध्यान नहीं दे रही। पिछले बार दोनों मंत्री गायब थे, हेल्थ मिनिस्टर गायब थे, टूरिज्म मिनिस्टर, तीर्थाटन मिनिस्टर गायब थे, और इस बार भी बहुत देर से आए हैं। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, उसके लिए आपको फर्म निर्देश देने पड़ेंगे और ये 2-3 साल में व्यवस्थित भी हो जाएगा, लेकिन एक बार आदत तो डालें आप, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि बनी है चारधाम यात्रा से। आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया कि बाहर से राज्यों से लोग आकर गालियां दे के वापस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको 15-15 दिन एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा है और जितना पैसा वो यात्रा के लिए आए हैं वो खत्म हो जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसे इनको व्यवस्थित करेंगे, कैसे पूंजीपति और जो कम साधन वाला है उसमें आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों की ओर को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस की कहीं कहीं पर चौकी है, लेकिन बीच में कुछ पीआरडी के जवान दिखाई देते हैं। पूरी यात्रा में अव्यवस्था है, पानी की दिक्कतें हैं, खाने की दिक्कतें हैं, और जिस तरीके से भयानक स्थिति बनी है और जिस तरीके से दूसरे राज्यों के लोग सरकार के खिलाफ वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो चिंताजनक है। इससे हमारे पूरे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, और ये बड़े अफसोसजनक है कि होम मिनिस्ट्री इसको देख रही है दिल्ली से, और राज्य सरकार का कहीं भी कुछ भी दिखाई इसमें नहीं दे रहा, जो अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक पहलू है। और मेरे को ये मानना है कि चारधाम यात्रा जो हमारी लाइफलाइन है, जिससे हमारी रोजी रोटी भी है, जिससे हमारा तीर्थाटन भी है, उसको बहुत गहरा धक्का इस सरकार में लगा है। क्योंकि पिछले बार की अव्यवस्था से लोग परेशान थे, इस बार और बुरे हालत हुए हैं और लोग कार्डियक अटैक से मरे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से मरे हैं। मैंने फिर इस बार आप लोगों के माध्यम से कहा था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, कार्डियक डॉक्टरों की आवश्यकता हो। सरकार फिर नहीं चेती और फिर से बहुत सारे लोग हताहत केवल दिल की वजह से, मतलब हार्ट फेलियर की वजह से मरे। नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी की मौत का मामला अब सियासी मोड़ लेने लगा है। प्रदेश कांग्रेस इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राज्य सरकार को बेशरम, नकारी और भ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस के साथ ही महिला अपराध में उत्तराखंड 9 हिमाचल राज्यों में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि बिपिन रावत का मामला हो या फिर मंत्री के आवास के सामने महिला का शव मिलने का मामला हो, सरकार अब तक खुलासा नहीं कर पाई। प्रदेश में यूपी की पुलिस गोलाबारी कर के चली जाती है और सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। उन्होंने आगे कहा कि जितनी तत्परता से मंत्रियों की सेवा में पुलिस प्रशासन लगा रही है, उतनी तत्परता से जनता की सेवा में लगे तो अच्छा होगा। देखिए, बेशरम सरकार, नकारी सरकार और भ्रष्ट सरकार, अंकिता भंडारी मर्डर केस को किस तरीके से मिसहैंडल किया, ये आप सबकी जाहिर में है। उसके अलावा महिला अपराध में हम पहले नंबर में 9 हिमालय राज्यों में। उसके अलावा बिपिन रावत का केस आपके देहरादून राजधानी में, हाथी बरगला में महिला का बलात्कार, मंत्री आवास के पास उसकी बॉडी मिलना। उसके बाद ये साहनी हत्याकांड अपराधियों की शरण स्थली बन के रह गया है। यूपी की पुलिस आगे गोलीबारी कर जाती है, आतंकवादियों को यूपी की एसटीएफ यहाँ से पकड़ती है। तो हमारी सरकार और प्रशासन बुरी तरीके से फेल है, और मेरा ये मानना है कि सरकार को चेत जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, देर हो जाए और पब्लिक अपने हाथों में
चीज़ों को लेना शुरू कर दे तो कानून व्यवस्था भी नहीं रहेगी और आंतरिक सुरक्षा खतरे में आएगी। मेरा ये मानना है समय रहते पुलिस और प्रशासन को चेतना चाहिए। जितनी तत्परता से मंत्रियों की सेवा शुश्रूषा में पुलिस और प्रशासन लगा है, अगर उतनी तत्परता से जनता की सेवा में अगर पुलिस और प्रशासन लगेगा तो निश्चित ही कुछ अच्छा होगा। लेकिन देवभूमि में ऐसा अभी वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चुनाव को लेकर प्रकाशित खबरों का एनजीटी ने कड़ा संज्ञान लिया और अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करने की बात कही। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद मसूरी वन प्रभाग कार्यालय में भूगर्भ वैज्ञानिक, खनन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और वहीं पर भूदसाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। इसके बाद संबंधित विभागों की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। वहीं पर आपको बताते चले कि वन विभाग के रेंज अधिकारी एचपी गौरेला ने बताया कि संयुक्त टीम ने मसूरी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और भूदसाव वाले क्षेत्रों में जाकर वहां की स्थिति को परखा, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल पेपर में आया था और लोगों ने भी देखा था कि कोहिनूर बिल्डिंग के सामने मसूरी में कुछ दसाव हो रहा है। इसके संबंध में ये खबर आई थी कि जोशीमठ में के आधार पर मसूरी में भी ये स्थिति ना पैदा हो जाए। इसका एनजीटी ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई संबंधित विभागों की एक बैठक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें देहरादून से एडीएम साहब उपस्थित थे, एसडीएम मसूरी उपस्थित थे और कई विभाग थे। उसके भू वैज्ञानिक के थे, खनन विभाग के थे, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका मसूरी, तो सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे बैठक आयोजित हुई और उसमें देखा गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कहाँ कहाँ भू कटाव हो रहा, कहाँ भूक्षरण हो रहा, जहाँ भूक्षरण हो रहा है तो उन जगहों को चिन्हित करवाया गया और इस समय फील्ड विजिट उन्हीं स्थानों पे की गई जहाँ जहाँ एक जगह है। तो सर कितने स्थानों पर उसका निरीक्षण किया होगा कम से कम? तो उनमें 9 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिनमें कि अभी 6 सेलेक्ट किए गए कि कौन कौन जगहों पे भविष्य में भू खनन हो सकता है, भू क्षरण हो सकता है, उन पे उसी प्रकार का फिर अच्छा उपयोग किया जाए। सर इसकी जांच रिपोर्ट है वो कहाँ दी जाएगी, जांच रिपोर्ट, और कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? अभी तो जगह चिन्हित होंगी, फिर उसका प्लान बनाया जाएगा कि किस विभाग से संबंधित कौन से कार्य उस स्थान पे किए जाएंगे और जिस विभाग से संबंधित होगा। अगर उत्तराखंड में नाबालिग बच्चियों पर हो रहे अपराध को लेकर बाल संरक्षण आयोग की प्रदेश अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा है कि बाल अपराधों के बढ़ने का प्रमुख कारण समाज में नैतिक स्तर का गिरना है। पूर्व में महिलाएं इतनी सक्षम और समर्थ नहीं थी कि वो इसकी शिकायत कर सकती थी, लेकिन अब महिलाएं सशक्त हुई हैं, जिसके चलते कि अपराध सामने आ रहे हैं। उन्होंने आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाल अपराध मामले में आयोग तत्परता से कार्रवाई कर रहा है और उसे पुलिस प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मामले ज़रूर आ रहे हैं, तो उसके कारण है समाज में गिरता हुआ नैतिक स्तर और साथ ही में बढ़ती हुई रिपोर्टिंग। कुछ मामले पहले होते थे लेकिन शायद महिलाओं में उतनी हिम्मत नहीं थी, वो साहस नहीं कर पाती थी कि खुल के समाज के सामने अपनी व्यथा को या अपनी परेशानी को कह सके, लेकिन अब वो सक्षम भी हैं और समझ भी रही हैं कि बोलेंगे तभी न्याय मिलेगा और न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, कंप्लेंट होती है तो हम सबको इसकी जानकारी है। दूसरा, मुझे जहाँ तक दिखता है कि हमारी जो आयोग है, महिला आयोग, वो उसमें पूरी तरह से तत्परता से उसका संज्ञान भी लेती है और उसके लिए उचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी देती है। और हमारी सरकार और पुलिस, मैं दोनों को देखती हूँ कि किसी भी मामले में कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है और सबको उनके सही निष्कर्ष तक पहुँचाया जा रहा है। मेरा अपना बच्चों के अधिकारों में या बालिकाओं के विषय में लेकर मैं ये जानती हूँ कि जहाँ भी जो भी घटना हुई है, चाहे वो पुरोला हो या वो
विकास नगर का मामला हो या वो पटेल नगर का मामला हो, सब जगह तत्पर। देहरादून में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। वहीं पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स सहित तमाम अधिकारी कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते मौके पर मौजूद रहे। देहरादून के चूना भट्टा और डालनवाला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रखेंगी। बता दें कि एनजीटी की रिपोर्ट में वर्ष 2016 के बाद मलिन बस्तियों में 524 अतिक्रमण अवैध पाए गए, जिन पर कि अब प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में रिस्पना किनारे कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जो 11 मार्च 2016 के बाद के हैं। उसमें निगम भूमि पर 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिए गए। अभी तक स्थिति के अनुसार 15 लोगों के उसमें प्रत्यावेदन उचित पाए गए। 74 अतिक्रमण अभी भी ऐसे थे जिनके द्वारा ना तो कोई प्रत्यावेदन दिया गया और ना ही इनके द्वारा कोई और अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अभी आज से उन पर फेज वाइज मैनर में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज चक्कू वाला और डालन वाला क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। अभी भी हम लोगों को यह मौका दे रहे हैं, यदि कार्रवाई के दौरान भी कुछ लोगों के द्वारा अपने एविडेंस दिए जाते हैं तो उस पर भी मौके पर ही विचार किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि टोटल 74 अतिक्रमण अभी हमारे निगम भूमि पर थे, जिसमें आज 27 को हमने लक्षित किया है। उन पर आज कार्रवाई की जा रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 दिनों में अपनी पूरी। हल्द्वानी शहर में कई जगहों पर सरकारी भूमि पर कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा प्राधिकरण से शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को स्टैम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन तक दिए जा रहे हैं और प्रशासनिक अमला लंबी ताने सोया है। नीलियम कॉलोनी के लोग एक बार फिर प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और अवैध कॉलोनी के खिलाफ जांच करने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीनें स्टैम्प पेपर पर बेची जा रही हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं पर इस पूरे मामले पर प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध कॉलोनियों को भी किसी भी सूरत पर बसने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि करीब 3 महीने से नीलियम कॉलोनी सिद्धेश्वर बिहार के पश्चिम में और आपका जो रगछिया नाला आता है उसके साथ में सिद्धेश्वर बिहार फेज़ 2 के पूरब में जो है एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे हैं और जा रहे हैं और साथ ही साथ औनी पौनी दामों पर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है स्टैम्प पेपर के ऊपर में। अगर हमारे कोई लोग जाते हैं तो तुम्हारे मतलब की ज़मीन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पूरा कॉलोनी वासी हैं उसमें सभी लोगों ने उनको समझा दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पे रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह डुंगा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे फिर मिलने आए हैं, उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त हों, जहाँ पर भी उल्लंघन के मामले हों, उनमें कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इस तरह के जो भी मामले हमारे पास आए हैं उसमें हमने कठोर कार्रवाई की है। अगर आपने बेसमेंट में पार्किंग का प्रोविज़न किया है, उसको हमने तब्दील किया है, उसको तत्काल हम लोग सील कर रहे हैं। कुछ प्रकरण और भी आए हैं जिसमें बेसमेंट को दुकानों का स्वरूप दिया गया था, उसको भी सील कर। मोरी ब्लॉक के सालरा गांव में लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया है। वहीं पर तहसीलदार मोरी द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालरा तहसील मोरी के अनिल सिंह पुत्र रणवीर सिंह के आवासीय मकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की जानकारी मिली थी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आग फैलने से 10 आवासीय मकान जो है वो जलकर पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए तथा 4 आवासीय मकान आशंकित क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक कुठार अन्न भंडार भी जलकर क्षतिग्रस्त हुआ है।
और आग को ग्रामीणों द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन भवन में रखा सामान नहीं बचा पाए। आग को बुझाने के दौरान 6 व्यक्ति आग से झुलस गए, जिसमें से एक व्यक्ति यमराज थापा पुत्र रेशम थापा को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी भेजा गया और अन्य घायल सभी गांव में ही उपचार कर रहे हैं। इस घटना में प्रभावित 22 परिवारों को तत्काल राहत हेतु प्रति परिवार 5,000 रुपए, अहेतुक सहायता, एक तिरपाल और 2 कंबल वितरण हेतु ग्राम सालरा भेजा गया। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।